दरअसल उन्होंने कुछ बातें कही। मैं समझता हूँ कि इसका मूल उद्देश्य ये कि मेरी हाजिरी यहाँ पे लग जाए। जैसी हैसियत में मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे से ज़्यादा जानकार लोग और ज़्यादा ज़रूरी लोग यहाँ पे बैठे हैं बात कहने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं उनकी जगह भी ले रहा हूँ, उनका हक भी ले रहा हूँ। अपनी हाजिरी पूरी करते हुए थोड़े शब्दों में जो कुछ बातें मेरे जहन में आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इन उपन्यासों को चखा नहीं है, सूंघा है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये उपन्यास मेरे डिपार्टमेंट की, मेरे कक्ष की टेबल पे बहुत दिनों तक पड़ा रहा, और एक स्टूडेंट बार बार मुझे कहती रही कि ये मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। और जब मैं अपने कुछ एक व्यस्तताओं की वजह से उनको नहीं पढ़ पाया, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया हुआ था, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप ले जाओ इसको, आप पढ़ लो। मैं ये कहना चाहता हूँ मीत जी से कि मुझे इससे पहले कभी किसी छात्र ने नहीं कहा कि ये उपन्यास आपके टेबल पे पड़ा है और ये, या कोई भी इस तरह से किताब। तो मैं सोच रहा था कि क्या खास बात थी कि उसी उपन्यास पे उसकी नज़र पड़ी, उस राम राज्य जो उसका शीर्षक रखा गया है उस पर नज़र पड़ी, या उसकी बनावट पे, या दो चार लफ्ज़ उसने इधर उधर देखे होंगे। तो मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को देखता हूँ। और दूसरी बात मुझे ये महत्वपूर्ण लग रही है कि मैं पहली बार एक ऐसा सेमिनार में बैठा हूँ जो किसी पंजाबी उपन्यासकार के बारे में है, और सारा का सारा हिंदी में संचालित हो रहा है। तो ये भी एक उल्लेखनीय बात है, एक मायने में शायद ऐतिहासिक भी, क्योंकि आप जानते हो कि एक समय पे पंजाब में हिंदी का एक अच्छी जगह थी। फिर बीच के साल ऐसे आए कि वो जगह संकुचित हो गई, और अब फिर से जो ये एक मौका आया है कि जब इतने सारे हिंदी के लोग बैठे हैं पंजाबी उपन्यासों के बारे में। अभी हम एक पल के लिए भूले हुए हैं कि ये पंजाबी उपन्यासों के बारे में बातचीत है, ये हिंदी उपन्यास के बारे में नहीं है। लेकिन उसका श्रेय इसके अनुवादों को जाता है, उसका श्रेय इस बात को जाता है कि हिंदी क्षेत्र से इसका प्रकाशन हुआ है और तमाम हिंदी के लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर यहाँ हिंदी के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और आप तमाम लोग भी, तो इसका कारण ये बिल्कुल कतई केवल इतना नहीं है कि ये मित्र सेन मीत के हैं, जो खुद भी मीत हैं तो आगे उनके भी मीत हैं। ये इसके पीछे एक समाजशास्त्री कारण भी है, और बहुत सारी चीज़ें। अगर पांडे जी, मेघ जी और तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, राय साहब इतने दूर से चल के आए हैं, और विनोद शाही, इन बातों के अलावा और कुछ एक बातें जो मेरी समझ में आई हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ से पांडे जी ने बात शुरू की कि इसकी संरचना पे बात होनी चाहिए, तो उपन्यास की विषय वस्तु पे तो तमाम लोग बात कर ही रहे हैं, और राही जी तक पहुँचते पहुँचते ये बात आई कि इसकी संरचना कैसी है। और जो उन्होंने बहुत मार्के की बात कही, बात ये सीखने वाली है, फैक्ट को एक टेक्निक के तौर पे। मुझे लगता है कि हम उपन्यास की आलोचना में हम बहुत सारे मौक़ों पे बहुत सारी बातें उपन्यास में जो फैक्ट होते हैं उसको लेके करते हैं, और हमें इस बात की फुर्सत नहीं मिलती है कि हम उसकी संरचना पे बात करें। शायद हमको लगता है कि शायद इसकी कोई कैसी संरचना में ऐसी क्या बात है, बात हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ना तो उपन्यासों पे ज़्यादा बात होती है, और फिर उपन्यास कला पे, तो उपन्यास कला पे भी बात हो, इससे जो साहित्य की अपनी दुनिया है, जो साहित्य की संस्कृति है, वो सशक्त होती है, और उसको सशक्त करने की आवश्यकता भी है। एक बात मैं आलोचना की संरचना के बारे में भी उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, और मैं उसके बारे में कोई विस्तार से तो फिलहाल कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आलोचना की भी एक संरचना है, और वो संरचना बार बार उभर के आती है इस तरह के सेमिनारों में और इस सेमिनारों से बाहर भी। तो रचना और आलोचना
के संबंध जो बनते हैं उसमें सिर्फ रचना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आलोचना भी महत्वपूर्ण है, उसकी बनावट भी महत्वपूर्ण है। और शायद ये बात यहाँ से जहन में आई हो कि शाही ने बात यहाँ से शुरू की कि संरचना पे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो खुद लंबे समय तक विषय वस्तु पे ही बात करते रहे। और तो वे खुद भी संरचना की ओर बहुत अंत में जाके आए। तो ऐसा सब क्यों होता है कि हम संरचना पे बात करना चाहते हैं और कोई और चीज़ हमको खींच के ले जाती है। तो इस तरह के कुछ एक पक्ष हैं जिन पे और आगे बात की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि एक बात जो बार बार उभर के आती है इस तरह की चर्चाओं के बीच में, कि एक बहुत ही भयानक और निराशावादी तस्वीर खड़ी होती है जो हमारा वर्तमान है। देखिए, मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं खुद बड़ा परेशान रहता हूँ लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी बातों पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ये किताबें लिखी हैं और एक पुलिस एकेडमी ने ये किताबें छापी हैं, तो आप उसको कम करके नहीं आंक सकते हैं। कोई अच्छी बात भी है इस सारे माहौल के भीतर, और वो बात मैं तो ये देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन, चाहे बहुत धीमी गति से, वो ताकतवर होती जाती है। और मैं अपनी बात की समाप्ति एक इस नुक्ते के साथ करूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि मित्र सेन मीत जो ये सारी बातें लिख रहे हैं जिस सिस्टम के बारे में, जिसके कि वो गवाह है, वो सिस्टम के भीतर भी हैं। वो उसके भीतर काम करते हैं, उन्हीं अदालतों में काम करते हैं, उसी पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, उसी सरकार के, उसके तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि इस और आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उसके भीतर काम करते हैं और फिर कैसे रचना में उससे बाहर जाकर काम करते हैं, और रचना पे उसका कितना अच्छा या बुरा असर पड़ता है। और खासतौर पे हमारा ध्यान अच्छे की ओर जाता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये काफ़ी कुछ सीखने का मौका दे सकती है। स्वयं राय साहब जो काम करते हैं वो भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है, वे भी उसी के भीतर काम करते हैं, लेकिन फिर उससे बाहर आकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पुरी जी जैसे जो राजनीति शास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी समझने की इच्छा है। इस बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के हाजिरी लगाने का मौका दिया। मैं इनका गुनाहगार हूँ, इन्होंने बहुत सारे गुनाहगारों की अपने उपन्यासों में चर्चा की होगी, तो एक गुनाहगार मैं भी हूँ। पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बारे में लिखे ना। मैं अनेक बार प्रार्थना कर रहा था कि भाई असल में मैंने इनके सभी नॉवल कम से कम एक बार, कुछ दो बार पढ़ने के बाद अनेक आलोचकों के विचार भी पढ़ने हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वे जो साहित्य के धुरंधर विद्वान हैं और मैंने बहुत कम साहित्य का अध्ययन किया है, और जिसे साहित्यिक सोच या शिल्प कहा जाता है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जब आज से कोई 15 बरस पहले राही साहब ने मुझे मित्र सेन मीत के नावल पढ़ने के लिए कहा, तो पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि काफ़ी सारे वो मामले जिनके बारे में मैं अपनी क्लासों में और लेखनी में चर्चा तो करता था,
लेकिन कुछ धुंधलका सा था। बात सही मानों में पकड़ में नहीं आती थी। इसने साफ किया और मुझे लोकतंत्र की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ये फौजदारी मुकदमा, पुलिस, राजनीति और हमारे न्यायालय, इनके अंतर संबंधों को समझने का बेहतर किस्म की सुविधा इस नॉवल में, क्योंकि ये तो हम जानते थे, जब हम क्लासिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक्चुअली उस वक्त की धारणा ये थी कि जो ये लफ्ज़ है डेमोस, इसका अर्थ कुछ बनता था कि नागरिक या नागरिकों की सभा, और इसका एक और अर्थ बनता था गरीब किस्म के आम लोग। और उस क्लासिकल डेमोक्रेसी के ज़माने में जिस वक्त प्लेटो और एरिस्टोटल बाद में लिखते थे तो ये कहा जाता था कि भाई लोकतंत्र का असल वास्तव में एक ही धर्म है, एक ही मुद्दा है कि ये राज्य की शक्ति को अपने काबू में रख सके। जिस हद तक ये नागरिक राज्य की शक्ति को अपने काबू में रख पाएंगे और उस नियंत्रण को कुछ स्थायी बनाएंगे, उतना ही संभावना है कि इन पे शोषण कुछ कम हो। यानी ये बात कि राज्य में रहते हुए नागरिकों का शोषण होना है, ये तो विधान है। लोकतंत्र की सुविधा ये है कि इसमें लोगों के जो एनफोर्सिएबल किस्म के राइट्स, उनका जिक्र किया जाता है और वो लोग अगर राज्य पर कंट्रोल कर पाए तो उसी में उसका बचाव हो सकता। और जब ये बचाव ढीला हुआ तो वो उस रिपब्लिक गणतंत्र की समाप्ति हो गई और इसके ऊपर बना रोमन एम्पायर। उस वक्त के जो सबसे बड़े साहित्यकार हैं प्लूटार्क, वो उस समय ये लिखते हैं कि फिर चुनावों के लिए धनवानों की खोज होने लगी। धनवान राजनीतिज्ञों को अपने पालतुओं की तरह आगे लाने लगे। जब धन का और राज्य शक्ति का इस प्रकार का जोड़ हो गया तो लोगों के हाथ से कंट्रोल से बात निकल चली और गणतंत्र का विध्वंस हो गया। तो ये बातें जो आज हम कर रहे हैं 21वीं सदी में, ये तो ईसा से पहले, बेशक वो पेरिकलीज है, लेकिन कितनी आसानी से वो आदमी कहता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, इसके ऊपर बहस करते हैं। उस वक्त के धुरंधर विद्वान, वो सभी पेपर्स अवेलेबल आज। उसमें एक बुनियादी जिस पे सहमति है कंप्लीट, वो ये है कि निजी संपत्ति की सुरक्षा का प्रबंध कैसे। राज्य का सबसे पहला धर्म जीवन और निजी संपत्ति की सुरक्षा है। इस पे तीनों में कोई भेद नहीं। भेद है तो इसके बारे में
कि ये जो बहुत बड़ी गिनती, आवाज ठीक नहीं आ रही, सॉरी जी, कि इसका माध्यम किस प्रकार से बनाया जाए ताकि ये जो राजनीतिक नेता हैं, जो सरकार को चलाने वाले हैं, जो इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ये ताकत के उस गरूर में बहुत ही सीमा से बहुत परे ना चले जाएं और ऐसा ना हो कि जो हम लोकतंत्र चाहते हैं वो मिट जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जॉन लॉक को उन्होंने अपना गुरु माना, क्योंकि वो बात यही कहते हैं किसी भी स्थान पे असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए। हर जगह पे सीमा लगनी चाहिए, चेक्स और उसके बाद बैलेंसेस। सो हर एक संस्था के ऊपर चेक लगाया जाए। ये जो 3 संस्थाएं बनी हैं, इसका भी आधार यही है कि तीनों शक्तियां एक स्थान पे केंद्रित ना हो, इनको अलग कर दिया जाए और एक शक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर हो। तो बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होगा कि संविधान में लिखित धाराओं के आधार पर काम चलेगा और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका धर्म होगा ये देखना कि जो भी बाकी संस्थाएं सरकार की काम करती हैं, कहीं उसमें संविधान की धाराओं या संविधान की जो स्पिरिट है उसकी अवज्ञा तो नहीं हो रही। प्रबंध तो हुआ, लेकिन उसके बाद वास्तविकता ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज एक केस में जजमेंट देते हुए ये रिकॉर्ड करते हैं, कोटेबल कोर्ट है, वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। हम ही हैं, संविधान क्या है वो है जो हम कहें। एक्चुअली जब ये पढ़ाते हुए मुझे एक बार और ख्याल आया कि अभी पीछे अपने नारीमान साहब ने एक लेखक में उसकी याद करवाई कि इमरजेंसी के दिनों में एक कोई समस्या थी जिसके ऊपर 9 हाई कोर्ट्स ने एक ही तरह का जजमेंट दी थी। उसके खिलाफ अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हुए ये कोई एक एडीएम है वर्सेस शुक्ला केस है, अप्रैल 1976 का। उस जजमेंट में हमारी सुप्रीम कोर्ट के, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बहुमत ने जजमेंट में ये कहा कि लिबर्टी इज द गिफ्ट ऑफ लॉ, गिफ्ट ऑफ लॉ एंड कैन बी एब्रिज्ड और टेकन अवे बाय लॉ। कहां रह गया संविधान आपका? किस संविधान की बात करते हैं? वही बात, वो तो उससे भी आगे बढ़ गए। और नारीमान साहब अब ये कहते हैं कि उसमें डाइसेंट देने वाले सिर्फ एक जज थे, HR खन्ना, जस्टिस खन्ना, और वो जजमेंट अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में कायम है, उसको रिपील नहीं किया गया।
उस पर कोई डाइसेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया 33 बरस के बाद। तो यानी मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये कि ये सभी बातें हमें मालूम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आम आदमी की जिंदगी में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था न्याय का चलन होता है, जिस प्रकार से ये लोगों के साथ घटता है, उसका उस प्रकार का एहसास नहीं होता। पंजाबी में जैसे कहते हैं कुछ ओपरा ओपरा जा लगता से समझाते लेनी है पर गल नहीं बनती। पर इनके नॉवल पढ़ने के बाद जो जमीनी वास्तविकता की पकड़ आई, उसने मुझ में ये विश्वास पैदा किया कि समाज शास्त्र के अध्ययन में साहित्य को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। उससे पहले मैं दोस्तोयेवस्की की ब्रदर्स कैरामज़ोव के बारे में, पर्टिकुलरली उसका एक चैप्टर है बड़े खूबसूरत, द इंक्विजिटर, जिसमें वो एक कैरेक्टर जैसे बनाता है कि भाई ईसा मसीह दोबारा आए हैं, लेकिन उस समय के जो ठेकेदार हैं धर्म के, वो किस तरह की कानूनी धारणाएं इस्तेमाल करते हैं कि आपका ज़माना गया, आप तो चले गए। अब तो ईसाई धर्म क्या है और ईसा क्या था और ईसा क्या कह सकता था, उसने क्या कहा था, इसकी व्याख्या तो उसका अधिकार हमारे पास है। तुम कौन होते? तो मैं उस वक्त मैंने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में प्रपोज किया, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली, कि समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब में ये ज़रूरी होना चाहिए कि बच्चों को उसके मेल का साहित्य जरूर पढ़ाया जाए। नहीं तो ये काफ़ी हद तक जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं सोशल साइंसेज में, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रह जाती है बात। इसका चलन कैसे चलता है? विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति, उनकी मानसिकताएं, उनके हित, उनके अंतर संबंध, वो उसी कानून की व्याख्या करके किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, इसकी समझ आम लोगों को नहीं आ सकती विद्यार्थियों को। इसके बाद मुझे ये भी ध्यान आया कि एक्चुअली साहित्य के जो आलोचक हैं, अगर वो भी समाज शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा करते रहे तो उनको भी साहित्य के समझने और उस पर ठीक किस्म की आलोचना करने में सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लाभ। कभी कभी जब मैं कुछ आलोचकों की बातें यहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ख्याल आता है कि अगर इन्होंने समाज शास्त्र का कुछ अध्ययन किया होता तो शायद ऐसी बातें, क्योंकि अभी राही साहब ने वो बात उठाई प्राइवेट प्रॉपर्टी की या इनकलाब की। प्राइवेट प्रॉपर्टी की आपने भी बात की। अब ये इनके नॉवलों में ये बात पढ़ लेना कि मित्र सेन मीत ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक तरह का समाज बनाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा होना जरूरी है। अब मुझे ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे तो इस प्रकार का मैसेज उसमें नहीं मिलता। ये भी कहा गया कि मित्र सेन मीत ये संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार की ये गंदगी, अमानवीयता, क्रूरता पेश होती है
नंगे ढंग से कि ये तब ही समाप्त होगी जब इसके बदल में एक समाजवादी इनकलाब आके नई प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी। अब मुझे लगा कि ये तो बात भाई बिल्कुल है नहीं, मुझे तो कम से कम कहीं भी अमीर साहब की लेखनी में ऐसी बात तो मिली नहीं। इसमें जो बात है वो ये है कि जो भी आदमी पढ़ता है, नंबर एक तो वो महसूस करता है कि जैसे मैं ये सब कुछ आप चित्रपट पे नहीं, जैसे मैं इनके साथ ही घूम के सब कुछ अपनी आंखों देख रहा हूं। तो जो लोग शिल्प का सवाल उठाते हैं तो मेरा तो जवाब ये है कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है कि वो शिल्प क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है। मुझे तो इतना मालूम है कि नंबर एक, मुझे लगा कि जैसे मैं सब कुछ खुद महसूस कर रहा हूं और एक का दुख वो मेरा दुख बन रहा है और एक की दुविधा मेरी दुविधा बन रही है। और जब बेचारगी, लाचारगी, एक वकील है वो कहता है मैं लाचार हूं, मैं अपनी भांजी से, नेहा से जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं वो झूठ है, पर मैं क्या करूं? अगर कानून में रह करके कुछ फायदा उठाना है तो भाई हमें इस तरह की कहानी गढ़नी होगी। नेहा को तैयार किया जा रहा है कि भाई अगर आपने इस कानूनी लड़ाई को लड़ना है तो फिर तो ये काम करना होगा। जो पुलिसमैन ज्यादती कर रहा है, धक्का कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, उसके बारे में भी वो क्या करे बेचारा? राय साहब को तो बिल्कुल बखूबी मालूम होगा, पिछले कुछ बरस से मेरा भी बात था पुलिस वालों के साथ, कुछ ज्यादा पड़ रहा है। एक्चुअली ये है कि जैसे इनके नॉवल में वो बात चर्चा आती है कि अगर एक पुलिस का एएसआई, हेड कांस्टेबल, उसकी अगर ड्यूटी है कोर्ट तक जाने की या प्रोसिक्यूशन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मिलने की, जो एडवोकेट है गवर्नमेंट एडवोकेट को उनको मिलने की, जो भी उसने ड्राफ्ट तैयार करना है, उसके लिए जो भी उसने कहीं ट्रैवल करना है, हर एक स्तर पर पुलिस वाले एएसआई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को खुद रिश्वत देनी पड़ती है। उसका कदम कदम पे कोर्ट तक जाने तक 4-5 ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें वो पुलिस वाला कर्मी पुलिस का ही काम करवाने के लिए, सरकारी काम करवाने के लिए खुद रिश्वत देता है दूसरे अधिकारियों को। तो हम कहेंगे भाई अगर ऐसा है, अगर उसको ट्रैवल के लिए भी अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है और रिश्वत तो किसी हिसाब में आ नहीं सकती, तो बेचारा क्या करे? तो उसने पैसे कमाने हैं। यानी एक किस्म की रैशनलाइजेशन, हर एक की बेचारगी। उसे कई बार तो मुझे इस नॉवल में ऐसा लगा कि ये मुझे इतना घबरा देता है कि भाई हाकम सिंह जैसा तो हौसले वाला मैं है नहीं, उतना हौसला करना मेरे बस की बात नहीं। इस तरह के जेल खाने में इस तरह के अपराधियों के साथ जैसा चित्रण किया है, मुझे रखा जाए और मुझे मालूम हो कि मेरी आवाज़ उठाने का मतलब ये होगा, मैं कर सकता हूँ? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। शायद मैं कोई बहाना लगा के थोड़ा सा मुंह मोड़, तो अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास और क्या चारा है?